नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज हम आयोगों में बात करेंगे जो मध्य प्रदेश प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस सीरीज़ का हम आगे बढ़ा रहे हैं। MPPSC प्रीलिम्स के लिए आज हम एक और नया आयोग है जो महिला आयोग। महिला आयोग से रिलेटेड आज हम मध्य प्रदेश महिला आयोग और इस वुमेन कमीशन जो सेंटर में है उसकी बात करेंगे। तो आप सबको पता है कि महिलाओं की स्थिति लगातार अपने देश में बेहतर होते जा रही है। आप पुराने समय में, प्राचीन समय में पे जाके पीछे देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति थोड़ा कम अच्छी थी। उसका रीज़न यही था कि अपने पास वैधानिक और बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून की कमी थी। तो धीरे धीरे जो सरकारें आती हैं, जो हमारे देश में राजनेता आते हैं, देश में रूल करने वाले लोग आते हैं, तो वो इस विषय में ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से महिलाओं की स्थिति लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। तो उसी संदर्भ में महिलाओं की स्थिति को ही बेहतर करने के लिए और उनके जांच परीक्षण और उनके साथ अपराध हो रहा है उनसे रिलेटेड सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए भारत सरकार ने एक वुमेन कमीशन बनाया है, महिला आयोग का निर्माण किया है। तो इसके आज हम बात कर लेते हैं। इसके मेन पॉइंट, ये वीडियो एक रिवीजन के तौर पे रहेगा। आप रिवाइज करने के लिए मुश्किल से 25 से 30 मिनट के अंदर इसको तुरंत क्विक रिवाइज कर सकते हैं। इसके बुलेट पॉइंट और मेन पॉइंट को आप जान सकते हैं, ठीक है। तो वुमेन कमीशन, फिर महिला आयोग की बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ कि वुमेन कमीशन लाने के लिए आप सबको पता है ये वैधानिक एक निकाय है। वैधानिक निकाय वो होते हैं जो कि किसी भी विधिक प्रक्रिया द्वारा गुजर के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एक वैधानिक निकाय है। तो इसके लिए 1990 में सन एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं नेशनल वुमेन राइट एक्ट, मतलब महिला अधिकार एक्ट, अधिनियम 1990 में आया। तो उसके तहत वुमेन कमीशन का गठन किया गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। इस्टेब्लिशमेंट मतलब गठन कब हुआ। तो इस्टेब्लिशमेंट की आपको डेट याद रखनी है। तो इस्टेब्लिशमेंट की डेट है आपकी 31 जनवरी 1992। ये जो आप यहाँ साइड में लिखा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप इस कॉलम को अगर ध्यान से देख लेंगे, ध्यान से दे लेंगे तो आपको आगे दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ से क्वेश्चन आपके आने की संभावना है पूरी तरह। तो 31 जनवरी 1992 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा भी हम रोक देते, आगे बात करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर ही आपको मेन समझना है महिला आयोग के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अभी फ़िलहाल आपको याद करने के लिए 1-5-1 मतलब एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और एक सदस्य सचिव होता है, ठीक है। तो इस तरह फिर आगे मैं बात करूंगा कि इसमें और कौन कौन लोग होते हैं, ठीक है। टेन्योर की बात करें या कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष 65 वर्ष होता है, ठीक है। 3 साल या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो जाए वो इसका टेन्योर होता है। अपॉइंट कौन करेगा। तो अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। तो हम बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा महिला आयोग के अध्यक्ष, सदस्य सबका, ठीक है। अब बात करेंगे कि इसमें नोडल एजेंसी कौन है। तो नोडल एजेंसी के रूप में जैसे महिला आयोग है, तो ये आप सबको पता ही होगा कि महिलाओं के लिए जो आपको मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उसके द्वारा ये नोडल एजेंसी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी। वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हेडक्वार्टर आपको पता होगा, स्ट्रक्चर, टेन्योर, अपॉइंटमेंट, नोडल एजेंसी, ठीक है। अब महिला आयोग का जो भारत में है महिला कमीशन, उसका एक आइडियल वाक्य, ध्येय वाक्य है। तो उसका क्या है, महिलाओं के लिए अधिकारों का संरक्षण, ठीक है। महिलाओं के लिए अधिकारों का संरक्षण उसका एक ध्येय वाक्य है, ठीक है। अब फिर बात करेंगे कि जो महिला आयोग है वो नियुक्ति हो गए, लेकिन उनको हटाने का या फिर हट जाने का अधिकार किसको, मतलब कौन है, रेजिग्नेशन किसको देंगे। वो रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं, मतलब पद से वो कैसे हट सकते हैं। तो रेजिग्नेशन वो अपना देंगे, केंद्र सरकार को ही देंगे, क्योंकि जो बनाता है वही बिगाड़ सकता है। आप इस तरह फिर रेजिग्नेशन किस कंडीशन में, किन किन कंडीशनों में वो मतलब पद से हटाए जा सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई भी निकाय, मतलब निकाय बना दिया जाए, कोई भी बॉडी बना दी जाए, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए, तो उसका एक फिक्स क्या होगा, मतलब
मीटिंग होगी उसकी कुछ नियम शर्तें, कुछ डिसिप्लिनरी नियम होंगे, तो उसी के तहत जैसे इसमें डिसाइड किया गया कि हर 6 वर्ष में हर 6 माह में मीटिंग होगी एक महिला आयोग में। तो उसमें अगर 3 मीटिंग में आप लगातार नहीं प्रेजेंट होते हैं तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है कि 3 मीटिंग में आप रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। अब इसके बाद और बहुत सारे कारण, मेंटली डिस्टर्ब हो, ये तो ठीक है, इसमें तो ऐसे भी हटा ही दिया जाएगा। पोस्ट का आप दुरुपयोग करते हैं, आप बन गए महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्य, तो उसका आप दुरुपयोग करते हैं, आप खुद ही मतलब अपराध करने में हिस्सेदारी देते हैं। दिवालिया घोषित, बैंकरप्ट हो गया, आप कहीं से लोन लिए, कर्ज ले लिए, लेकिन उनको चुका नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको गवर्नमेंट द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा हटा दिया जाएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे रिपोर्ट कि आयोग तो बन गया, आयोग में सारे पद नियुक्त हो गए, गठन संगठन, इसका ध्येय भाग हमने सारी बात करी। अब ये रिपोर्ट जो भी है पूरे काम 1 साल का विवरण रहेगा, जहाँ जहाँ अपराध हुआ, जहाँ जो जांच इसने किया, जो जो मामलों को संज्ञान में लिया, तो उसका रिपोर्ट कौन बनाएगा, मतलब रिपोर्ट बना के किसको दिया जाएगा। तो आप सीधी सी बात है कि सबसे रिपोर्ट जिसने बनाया, जिसे हमको कोई अपॉइंट करे, तो हम किसको रिपोर्ट करेंगे, उसी को रिपोर्ट करेंगे। तो इसी तरह महिला आयोग भी केंद्र सरकार को रिपोर्ट अपना बना के देगी, और फिर केंद्र सरकार उसमें क्या करेगी, वो जो मतलब रिपोर्ट है उसको संसद के पटल पे पार्लियामेंट में रखेगी और उसमें डिस्कशन होगा। ठीक है, और जैसे कोई स्टेट से रिलेटेड मामला है, जैसे कोई महिला आयोग का ऐसा मामला है जो कि मध्य प्रदेश का है, सेंटर में उसका गया रिपोर्ट, और रिपोर्ट फिर वो केंद्र सरकार क्या करेगी, वो संबंधित राज्यपाल को भी भेज देगी कि भाई देखो क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि कभी आए तो रिपोर्ट तो केंद्र सरकार पार्लियामेंट में रखेगी, वहाँ पे डिस्कशन होगा, और स्टेट का कोई मामला है अगर तो संबंधित राज्यपाल को भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से महिला आयोग का एक में हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर में एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे, एक सदस्य सचिव होगा। ठीक है, अब इसमें अध्यक्ष क्या होगा, अध्यक्ष का मतलब क्या योग्यताएं होंगी, क्या क्या मतलब कंडीशन ऐसी हैं कि जिससे वो अध्यक्ष बनने के लायक है। तो अध्यक्ष बनने के लायक होने के लिए आप सबको पता ही है और कि महिलाओं के जो उत्थान है, महिलाओं के संदर्भ में वो एक बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता हो, मान लो समाज के लिए या फिर महिलाओं के लिए स्पेशली वो काम करने वाला व्यक्ति हो, वो बन सकता है। पढ़ा लिखा जानकार ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, फिर सदस्य की जो वो है, सदस्यों के लिए 5 जो सदस्य होंगे उनके लिए क्या योग्यताएं हैं, तो योग्यताएं इसमें कुछ फील्ड डिसाइड किए गए हैं। सबसे पहले उसके एजुकेटेड होना ही चाहिए, तो एजुकेटेड होंगे तो किस फील्ड में, मैनेजमेंट उसको आना चाहिए। मैनेजमेंट के बाद फिर इसमें आर्थिक डेवलपमेंट किस तरह से किया जाता है उसके रिलेटेड होना चाहिए उसको जानकारी, हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारी होना चाहिए, विधि का वो अच्छा ज्ञाता हो। तो इस तरह ये सारे फील्ड जो भी अच्छे मतलब आप देखेंगे तो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो सदस्य की योग्यताएं होंगे, अध्यक्ष सदस्य। ठीक, अब एक सचिव होगा, ठीक है, सदस्य सचिव होगा, तो वो भी सारी चीज़ों का जानकारी रखने वाला ही व्यक्ति उसको बना दिया जाता है और बीच बीच में वो अपना सलाह देता रहता है। ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की इसमें बात किया जाए तो इसमें कंपलसरी जो है एक एसटी सदस्य होना चाहिए और एक एससी सदस्य होना चाहिए। मतलब अगर ये है 5 जो है, इनमें से एक एसटी एक एससी होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर की हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे संवैधानिक अधिकार जो महिलाओं, संवैधानिक अधिकार जो दिए गए हैं महिलाओं के संदर्भ में, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा महिलाओं का चर्चा किया गया है। तो कुछ हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 14। तो आर्टिकल नंबर 14 में है विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि के समक्ष समता। ठीक है, आर्टिकल 15, एक बार में आप ये ध्यान रख लीजिए, पहले नंबर को याद कर लीजिए, 14, 15, 16, क्या 14, 15, 16, 23, ये आपके कितने हो गए, यहाँ मौलिक अधिकार वाले हो गए, 14, 15, 16, 23 तक। ठीक है, उसके बाद फिर 39, 42, 44, 47, 51 और 243। 243 अलग से है, 51 अलग से, 47 आपका नीति निर्देशक तत्व तक। ठीक है, तो 14 हो गया आर्टिकल विधि के समक्ष
समता। ठीक है, आर्टिकल 15 बहुत फेमस है, आप सबको पता है। धर्म, जात, लिंग, जो लिंग शब्द लिखा वहाँ पे सेक्स, उस आधार पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, तो ये वहाँ पे चर्चा किया गया। ठीक है, इसीलिए महिलाओं से रिलेटेड इस आर्टिकल को हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 16 में है कि आपको क्या किया जाएगा, जैसे सरकारी नौकरियां हैं, लोक प्रयोजन में है, आपको बराबर का वो दिया जाएगा समानता, मतलब चांस दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, ये कहने का, चाहे आप महिला हो चाहे जो भी हो। ठीक है, लोक प्रयोजन। आर्टिकल नंबर 23 क्या है? आर्टिकल नंबर 23 रिलेटेड है किससे? मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, इससे है बलात्सर्म, मानव दुर्व्यवहार। मानव दुर्व्यवहार को रोकने के लिए आर्टिकल नंबर 23 है। फिर मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, उनके साथ बलात्सर्म नहीं होना चाहिए, मतलब उनको जो काम करे तो ये नहीं कि फ्री में काम कर लें, पैसा मिलना चाहिए, महिलाओं को भी। ठीक है, अब आ गया आपका आर्टिकल 39D। आर्टिकल 39D में आपने देखा होगा कि एक, अभी आप ये कंडीशन देखते होंगे कि स्कूलों में, जितनी भी आप प्राइवेट स्कूलों देखेंगे तो स्कूल में आज आप 80% स्कूल में जाके देखेंगे तो महिला टीचर है, मतलब आप देखेंगे वहाँ पुरुष टीचर की संख्या कम है और महिलाओं की टीचर की संख्या ज़्यादा है। क्यों? इसका रीज़न भी यही है कि कहीं ना कहीं वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा लेते हैं कि महिलाओं को वही हम 8 घंटे की ड्यूटी कराएंगे तो कम वेतन देंगे, और पुरुष को अगर करवाना पड़ेगा तो ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। ये एक विडंबना है हालांकि, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादातर चल रहा है क्योंकि उनको वेतन कम देना पड़ता है। सब सारी महिलाएं जानती हैं, सब कुछ जानते हैं कि हमको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो आवाज़ नहीं उठा पाते। ठीक है, तो आर्टिकल 39D में यही है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो आप सबको ये इस बात का जागरूक रहना, आपके पास उतनी क्वालिफिकेशन, उतनी एलिजिबिलिटी है, उतनी विशेषता है, और वही काम आप भी कर रहे हैं, और टीचिंग का काम कर रहे हैं। कोई भी अगर दूसरा काम भी हो गया, लेबरियस वर्क हो गया, आप श्रम वाला काम भी कर रहे हैं, तो आप भी उतना टाइम दे रहे हैं, आप भी अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, तो उसका उतना ही वेतन मिलना चाहिए, उसकी मांग आप लोग करें जो भी। तो ये 39D में है, समान कार्य के लिए भाई समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, दिया जाना चाहिए। अब देखिए, जैसे ये नीति निर्देशक तथ्य के अंतर्गत आता है, इसलिए आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, तो 39D। अब 42 में है कि जब आप कोई वर्किंग वुमेन है तो उसको प्रसूति सहायता दी जाएगी। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, कहीं भी फैक्ट्री में कोई काम कर रहे हैं, कोई खेत में काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्रियों में मोस्टली कि आप जैसे आपको छुट्टी मिलेगी, फैक्ट्री में हो गया, किसी भी काम कर रहे हैं, आप टीचर भी हैं, कुछ भी है, तो आपको प्रसूति सहायता और आपको मैटरनल लीव जो मिलती है वो इसी आर्टिकल के तहत मिलती है। मैटरनल लीव मतलब प्रसूति सहायता है। आर्टिकल 44 है, बहुत चर्चा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, बहुत ज़्यादा डिमांड भी चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा उठती है इस समय जो तत्कालीन केंद्र सरकार है, तो उससे आशाएं हैं लोगों की कि शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगी। आर्टिकल 47 है, ये इम्पोर्टेंट है आपके, महिलाओं से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक अधिकार, तो 47 में है पोषाहार, कि मतलब एक न्यूट्रिएंट रिच फूड आपको मिलना चाहिए महिलाओं को, खासकर क्योंकि उनके शरीर में शुरू से ही एनीमिया रोग होने का खतरा रहता है, ब्लड की कमी हो जाती है बहुत सारे बायोलॉजिकल रीजन के कारण, तो पोषाहार का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पोषाहार से रिलेटेड है ये आपका। ठीक है, 51H की बात करें तो 51H में क्या है कि आप जैसे महिलाओं के साथ बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारी पहले सती प्रथा होती थी, फिर बहुत सारी ऐसी महिलाओं के साथ कि महिलाओं को ही पीसना पड़ता है, तो उन महिलाओं से रिलेटेड कुरीतियों को हटाने की बात, कुरीतियों को हटाना चाहिए। ठीक है, अब 243D की अगर बात करें तो ये आपको ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, जिसमें क्या होगा, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आरक्षण, रिजर्वेशन इन पंचायत। ठीक है, इस तरह से हमने संवैधानिक अधिकार जो महिलाओं को मिले हैं अपने भारतीय संविधान में, उससे रिलेटेड हमने बात कर लिया है। अब आगे हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे प्रावधान, ऐसे मतलब अधिनियम है जो महिलाओं से रिलेटेड समय समय पर भारत सरकार ने लाया है और उससे
उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं दिशा और दशा दोनों सुधारने की होगी कि भारत बहुत सारे, जैसे मैंने बात किया कि कुरीतियों की बात किया, तो एक बाल विवाह होता था, दहेज प्रथा हो गए, ये सब सारी चीज़ें ज़्यादातर कुरीतियों को फेस करना पड़ता है महिलाओं को, ठीक है, क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश अपने आप को मानता है। अब है कि नहीं ये नहीं पता, ठीक है। तो अब जैसे आप सरनेम लगाते हैं लास्ट में, तो पिता का लगाते हैं, तो इससे थोड़ा सा हमको ये पता चलता है कि हाँ भारत पुरुष प्रधान देश है, पितृसत्तात्मक देश वाला है राज्य है। तो इस तरह से अब हम बात कर लेंगे कि कौन कौन से अधिनियम ऐसे आए जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को समाज में एक अच्छी कंडीशन दे सके, उससे रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहला हमको यहाँ पे याद रखना है कि 1956 आज़ादी के बाद लगभग 6 साल बाद एक अनैतिक व्यापार, उस समय आपको सबको पता है कि अनैतिक व्यापार मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका गलत दुरुपयोग होता है, मतलब एग्जे सेक्स वर्कर यूज करवाया जाता है और बहुत सारा उनका अलग अलग रोल होता है, डांस बार, ये सब सारी चीज़ें। तो अनैतिक व्यापार में प्रतिबंध लगाए गए 1956 के अंतर्गत, 1956 अनैतिक व्यापार अधिनियम आया, ठीक है। फिर अगला इंपॉर्टेंट है मातृत्व लाभ। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, मतलब जैसे आप जिस समय मदर बनेंगे, जिस समय आप उस कंडीशन में रहेंगे, तो आपको मातृत्व से रिलेटेड जो भी लाभ मिलेगा, तो 1961 का एक अधिनियम आया, ठीक है। दहेज प्रथा, दहेज आपको पता ही है एक बहुत बड़ी बुराई है अपने देश की, और अपने कुछ विशेष इलाकों में, कुछ विशेष क्षेत्र में दहेज को लिया जाता है, पर वहाँ ही क्यों लिया जाता है, कहीं नहीं लेना चाहिए। तो दहेज से रिलेटेड प्रतिषेध है 1961 में, इसके लिए भी अधिनियम आया है। अधिनियम के अंदर जिनको आप लोगों को जो इंटरेस्ट हो अगर बहुत, तो इनको आप खंगाल के आप इंटरनेट से या फिर किसी माध्यम से इनको जाके पढ़ सकते हैं कि उसमें सारी कंडीशन लिखे, भाई क्या दहेज माना जाएगा, क्या किन किन वस्तुओं को आप दहेज के रूप में माना जाएगा, सारी चीज़ें उसमें लिखा हुआ है, और किस किस कंडीशन में आप जेल जा सकते हैं, ठीक है। तो दहेज प्रतिषेध 1961 में आया। बाल विवाह निरोध, ये भी 1961 में 1976 में आया बाल विवाह निरोध। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बाल विवाह निरोध हो सकता है। आप सबको पता है कि अभी भारत सरकार ने शादी की उम्र लड़कियों की 21 साल कर दिया है, पहले 18 साल होता था। तो जब ये नियम आया था तो 18 साल ही था 1976 में बाल विवाह। गर्भ का चिकित्सीय परीक्षण नहीं करवा सकेंगे आप 1971 में। ये आप सबको पता है भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इसमें देश में। हरियाणा राजस्थान जैसे देश का आप अगर जाके सेक्स रेशियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कम है, उसका रीज़न यही है, ठीक है। तो गर्भ का चिकित्सीय जांच नहीं कर पाएंगे, ये अधिनियम 1971 में आया, ठीक है। और घरेलू हिंसा अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में। आप आजकल सब आपको पता है कि महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है, अत्याचार करने में उनको मारपीट होगी, मारपीट के साथ उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया जाता है। वही सास अपने बहू को प्रताड़ित करती है, वही सास अपने बेटी को बहुत ज़्यादा मानती है और ये सोचती है कि हमारे बेटी के साथ प्रताड़ना ना हो उसके ससुराल में। तो ये कैसे संभव हो पाता है? तो इसलिए इसमें अपने आप खुद को सुधार करना होगा कि आप उसी तरह उसको, अपनी बहू को भी अपनी बेटी की तरह माने, और बहुओं को भी ध्यान देना चाहिए कि वही रोल अदा करे जो अपने वो माँ के साथ करती हैं अपने मायके में, ठीक है। तो घरेलू हिंसा से सबसे बड़ा इन सब घरेलू हिंसा और सारी चीज़ों का भी कहीं ना कहीं बेसिक यही है कि दहेज को लेकर होगा, बाल विवाह होगा। मतलब इतनी मैच्योरिटी नहीं आ पाती है लोगों के पास। 18 साल के पहले अगर आपने शादी कर दिया तो फिजिकली और मेंटली वो नहीं रहते हैं रेडी उस कंडीशन को झेल पाने के लिए। इसलिए सारी चीज़ों का जड़ वहीं से है। तो यही कहते हैं लोग कि मतलब किसी भी एक बड़े घटना को होने के लिए बहुत छोटी सी घटना उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो इस तरह आप याद कर लेंगे 1956 में अनैतिक, मातृत्व लाभ 1961, दहेज 1961, बाल विवाह 1976, गर्भ का चिकित्सीय 1971 और घरेलू हिंसा 2005 में आया, ठीक है। अब हम यहीं पे बात कर लेते तो तुम वुमेन कमीशन में मोस्टली ये है पॉइंट, इससे ही आपको क्वेश्चन आने की संभावना है और आ भी सकती है। बाकी डिटेल में आपको पढ़ना हो तो कोई भी रेफरेंस बुक आप यूज कर सकते हैं, हम रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं। तो वुमेन कमीशन में कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो अध्यक्षों की हम नाम एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेंगे। तो जयंती पटनायक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1992 में बनाया गया है ये आयोग, तो 1992 से 95 तक रहेंगे। फिर मोहिनी गिरी हो गई
मोहनीगिरी हो गई, विभा पार्थ सारथी हो गई, पूर्णिमा आडवाणी जी हो गई। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको डॉक्टर गिरिजा व्यास जी को याद रखना है, क्योंकि वो पहली बार अध्यक्ष बनी थी और 2 बार लगातार रहने वाली महिला ऐसे रही हैं। ठीक है, तो जयंती पटनायक यहाँ पे याद रखना है आपको, डॉक्टर गिरिजा व्यास को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, फिर ममता शर्मा जी बनेंगे, फिर ललित कुमार मंगलम बनेंगे, फिर अभी जो प्रेजेंट अपने अध्यक्ष है रेखा शर्मा महिला आयोग के अध्यक्ष है और वो लगातार 2 बार फिर से बन चुके हैं। ठीक है, तो जयंती पटनायक जी को याद रखना है, गिरिजा व्यास जी को याद रखना है और रेखा शर्मा जो वर्तमान में आपके वुमेन कमीशन के वो है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया एक बहुत ही कम टाइम पे। अब थोड़े से बात कर लेते हैं कि मान लीजिए वुमेन कमीशन के कार्य आ गए, तो कार्य आप सबको एकदम बेसिक नॉलेज है और बेसिक कॉमन सेंस से आप यूज कर सकते हैं कि महिलाओं के संबंधित जितने भी मामले हैं उसमें महिला आयोग का काम करेगा। ठीक है, तो अगर 2-3 पॉइंट की बात करें तो महिलाओं से संबंधित सारे जांच कौन करेंगे, महिला आयोग करेंगे। ठीक है, जैसे राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से कारावास से बंदी गृह में जाके वो जांच करेंगे, मान लीजिए कोई महिला ही बंद है या फिर कुछ भी, तो महिलाओं से संबंधित किसी भी विधि का कोई नियम है फिर एक्ट आएगा जैसे, तो उसको एक बार महिला आयोग से पूछा जाएगा भाई कि ठीक है कि नहीं, तो चाहे वो ठीक हो चाहे ना हो तो आ ही गया है, बट एक बार है कि हाँ महिला आयोग एक बार संज्ञान ले सकती है और जांच कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी जितने भी आप अपराध होते हैं, कुछ भी होता है, कोई भी एक्ट आया, कोई भी महिलाओं से रिलेटेड बात हुई तो महिला आयोग का काम करेंगे। ठीक है, अब लिमिट्स, हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि महिला आयोग आखिर उनका लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या है कि क्या क्या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं कार्य में आ जाएगा। लिमिट्स में क्या है, क्या क्या नहीं कर सकते। तो सीधी बात है कि अगर आप कोई भी ठीक है महिला से रिलेटेड कोई वो है अपराध है, उसकी आप जांच कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत संवेदनशील हैं और बहुत आप हेल्प करना चाहते हैं कि उसको आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली आप हेल्प कर दे, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मतलब सबसे बड़ा इसमें यही है कि इकोनॉमिकली हेल्प नहीं कर सकते हैं आप पीड़ित का, और आप दंड भी नहीं दे सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, लिमिट्स है। ठीक है, तो और सीधी बात है लिमिट्स में तो यही है कि ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहता है, जो केंद्र सरकार कहेगा वही महिला आयोग द्वारा किया जाएगा। केवल ये अपना व्यू और पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, चाहे तो केंद्र सरकार माने कि ना माने। ठीक है, हालांकि ये बोल सकते हैं कि अगर आपने नहीं माना है तो उसका थोड़ा कारण बता दीजिए, बस उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इतनी सारी चीज़ें हमने वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया में बात कर लिया है। अब उसके बाद हल्का सा 5 मिनट की बात कर लेते हैं सेम टू सेम कि आपका स्टेट वुमेन कमीशन जो मध्य प्रदेश है, हम मध्य प्रदेश प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो स्टेट वुमेन कमीशन एमपी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कुछ चीज़ें हम बात करेंगे, जैसे अब कार्य की वहाँ बात नहीं करेंगे बिल्कुल, क्योंकि कार्य सेम है और उसके लिमिट्स सेम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह आप स्टेट गवर्नमेंट कर लीजिए, बस केवल और केवल मैं यहाँ थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि जो वुमेन राइट कमीशन वुमेन राइट एक्ट आया था, महिला अधिकार अधिनियम 1995 के धारा 3 में इसका वर्णन है। स्टेट कमीशन एक बनाया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट का डेट आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आप 31 जनवरी याद रखेंगे या 23 मार्च 1998 रखेंगे। ठीक है, 23 मार्च आप सबको पता है कि 3 अपने महापुरुषों और क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। अब हेड क्वार्टर आपकी बात करें तो भोपाल में है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 151 आप नंबर याद रखिए, 1 अध्यक्ष 5 सदस्य 1 सदस्य सचिव। ठीक है, फिर वो टेन्योर की अगर हम बात करें, कार्यकाल की बात करें तो 3 ईयर और 65 वर्ष यहाँ भी होता है, 365 होता है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं। अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा, फिर से अगेन उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। रिपोर्ट यहाँ पे ये स्टेट गवर्नमेंट को देंगे और स्टेट गवर्नमेंट अपने विधान मंडल में इसको विधानसभा में रखेंगे। ठीक है, और इसमें डिस्कस होगा। नोडल एजेंसी अगेन महिला एवं राज्य का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक, अब इसमें और सारी चीज़ें आपका सेम है। आर्टिकल अगर संवैधानिक अधिकार की बात करें तो संवैधानिक सेम उसी तरह होगा, इससे कोई दिक्कत ही नहीं। फिर बात कर लेंगे किसके, अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितने अभी तक के अध्यक्ष
रह चुके हैं, मतलब वुमेन कमीशन स्टेट के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हेमबंते पोर्ते जो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की पहली वो बनी थी, अध्यक्ष बनी थी, तो हेमबंते पोर्ते का नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हेमबंते पोर्ते के बाद फिर सविता इनामदार, ये आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि विच वन ऑफ दी इज नॉट चेयरमैन ऑफ दी वुमेन कमीशन, मतलब कौन आपका इसमें नहीं है, ठीक है। तो सविता इनामदार जी हैं, पोर्ते जी हैं, रेलम चौहान जी है, ये आपको ध्यान रखना है। और कृष्णाकांता तोमर, ये काफ़ी फेमस थे कि काफ़ी नाम इनका चर्चा में था, तो कृष्णाकांत तोमर जी वुमेन कमीशन के अध्यक्ष रह चुकी हैं। अब उपमा राय हैं और लता वानखेड़े है, और प्रेजेंट में अगर हम बात कर लेते हैं तो शोभा ओझा जी हैं, शोभा ओझा प्रेजेंट। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रखना है कि सबसे पहला वाला याद रखना है, आपको प्रेजेंट याद रखना है, और कोई खास काम किया जैसे 2 बार 3 बार कोई बना, 2 बार बना, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से शोभा ओझा हो गए। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप बहुत अच्छे से एक आराम से इसको नोट्स बना सकते हैं, मुश्किल से 1 से 1.5 पेज का बनेगा, और उसको क्विक रिवीजन करने के लिए एग्जाम के पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। इससे ज़्यादा आपका इसमें कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही एकदम संक्षिप्त में है, और बहुत सारे उनके पास आयोग रहते हैं जिनको देने के लिए। तो मैंने बुलेट पॉइंट को यहाँ कवर करने की कोशिश की है। और यहाँ 8 मार्च आपको पता ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, 1-2 बार देखिए और उसके बाद नोट्स बना के आप क्विक रिवाइज करके जा सकते हैं। धन्यवाद।